नमस्कार, अमर उजाला के इस खास शो खबरों के खिलाड़ी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चौथा संस्करण लेके हम लोग हाजिर हैं और खास बात यह है, इस बार के हफ्ते में संसद का सत्र भी चलता रहा। पूरी देश की राजनीति संसद के आसपास चलती रही और खासकर राहुल गांधी के आसपास। सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने जो कुछ कहा लंदन में, क्या उस पर मुद्दा बनना चाहिए? क्या देश में संसद का कामकाज सिर्फ इसलिए ना चले कि राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी है, या फिर राहुल गांधी का मामला वाकई में बहुत बड़ा है और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए? इसी मुद्दे के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ हैं, कुछ नए चेहरे जुड़े हैं आज शो में। रेणु मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जयदीप कर्णिक हमारे साथ मौजूद हैं। जयदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमर उजाला के संपादक हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और डॉक्टर प्रवीण तिवारी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत रेणु जी मैं आप ही से करूँगा, लेडीज फर्स्ट। क्या राहुल गांधी का मामला वाकई में इतना बड़ा है कि उस पर संसद ना चले? आपका टेक क्या है बीते एक हफ्ते से संसद में जो चल रहा है उस पर? देखिए, राहुल गांधी का जो इश्यू है वो मेरे को लगता है सरकार ने उसको मुद्दा बनाया है क्योंकि वो अडानी पे बहुत ज्यादा जवाब देना नहीं चाहते। तो ये कि कन्वीनियंट प्लॉय आ गया उनके सामने कि किसी न किसी तरह इसको इश्यू को खींचते रहो और उसको जिंदा रखो। 4 मंत्री राहुल गांधी पे अटैक करते हैं। राहुल गांधी उस समय मौजूद नहीं थे, वो ये वहाँ लंदन तो राहुल गांधी ने जो कुछ लंदन में कहा कि वो जायज है? देश के बारे में बात करना, डेमोक्रेसी के बारे में विदेश में जाके कहना। जो अंग्रेजी में कहावत है, एज यू सो सो शैल यू रीप। प्रधानमंत्री ने तो शुरुआत ही की थी। वो जब विदेश गए उन्होंने अटैक किया हिंदुस्तान को। उसने कहा हमको शर्म आती है अपने आप को हिंदुस्तानी कहने में, हमें शर्म आती है कि इस देश में इतने। तो प्रधानमंत्री ने अगर गलती की तो राहुल गांधी गलती करेंगे? पर उस टाइम देखिए कांग्रेस गलती की नहीं, मेरे को नहीं लगता। विदेश क्या और देश क्या, उसमें कौन सी दीवारें खड़ी हो गई हैं। अब सारा दुनिया एक ग्लोबल विलेज कहलाता है। सब इतना कनेक्टिविटी हो गया है, हर आदमी के बेडरूम में टीवी चला गया है। क्या आप छुपा रहे हैं और क्या आप दिखा रहे हैं? वही चीज आप यहाँ बोलते, वही आपने वहां बोल दी। क्या ये सच नहीं है कि ह्यूमन राइट्स यहाँ पर अटैक हो रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि बहुत सारे इश्यूज पे जो है वो फ्रीडम नहीं है, मीडिया को नहीं है, सिविल सोसाइटी को नहीं है? आप मतलब देखिए ना जो पार्लियामेंट में हो रहा है। पार्लियामेंट में अगर आप बोल रहे हैं अगर, तो आप उस पे आप पे अब वो कह रहे हैं सस्पेंड कर दो। भाई एक एमपी का राइट है बोलने का, वो कह रहा है मुझे रिप्लाई करना है। अब देखते हैं आज कि वो उनको अलाउ करते हैं कि नहीं। तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। अवधेश तो जो हुआ है वो ही बता रहे हैं। अवधेश जी, मैं आपका कमेंट चाहूंगा। क्या राहुल गांधी ने देश की अवमानना की है, लोकतंत्र की अवमानना की है? क्या राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक संसद ऐसे ही रहेगी? क्या लगता है? देखिए, देश के दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, भले अध्यक्ष कोई हो इस समय संसद में, अगर विदेश में जाकर के इस प्रकार की बातें करता है तो इससे बड़ा अपमान देश का, लोकतंत्र का, स्वयं उस पार्टी का, भारत की जनता का, वोट देने वालों का क्या हो सकता है? और क्या कह सकते थे वो? अगर या तो आप संसद के अध्यक्ष हैं, एक तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। क्या वो संसद में किसी का माइक बंद कर देते हैं बोलते समय? देश में लोकसभा का अध्यक्ष है जिसके निष्पक्षता और जिसकी निरपेक्षता को लेकर हमारे यहाँ चाहे लाख बहस हो, लेकिन उस पद पर बैठने वाले पर इस ढंग से प्रश्न कभी नहीं उठा है। आप अगर ये कहते हैं कि हमारे देश से लोकतंत्र खत्म हो रहा है, न्यायपालिका, मीडिया सब पर नियंत्रण है और अमेरिका और यूरोप इसको सुन नहीं रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ होगा? तो सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, मैंने पहले भी कहा था आपकी, वो एक केवल बौद्धिक अपराध नहीं है, वो राष्ट्रीय अपराध है। और इस देश के उन सारे लोगों को जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष करके लोकतंत्र स्थापित किया, उनका भी प्रति अपराध है। लोकसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा में जो नेता सदन है वो वहां पर बगैर नाम लिए राहुल गांधी के कामों को उछालते हैं। जब कोई सिटिंग मेंबर मौजूद है, हाउस के अंदर मेंबर है, उसके बारे में क्या दूसरे हाउस में इस तरह से आलोचना होती है? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बात सही है कि प्रधानमंत्री तो दोनों सदन में जाएंगे, लेकिन जो विपक्ष में कोई बड़ा नेता है जिस सदन का है उसी सदन में रहता है। लेकिन ये सामान्यतः संसदीय प्रणाली में रही है कि जो नहीं हो उसकी चर्चा जिस सदन में है वही किया जाए। लेकिन अगर चीजें इतनी बड़ी हो गई है,
कोई व्यक्ति विदेश में जाके बोल रहा है तो आप लोग संसद के सदस्यों की भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता है। आदमी बोल सकता है। अब ये पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि उसको रोके, उस पर आप बहस कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, मैं तो ये भी मानता हूं कि केवल क्षमा मांग लेने से क्या राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला है उसका प्रभाव या वो जो अपराध है वो खत्म हो जाएगा? इसमें क्षमा क्या मांगना है? तो एक तो इशू बना दिया आपने, क्षमा मांगो। क्षमा से भी काम नहीं चलेगा न, क्षमा मांग सजा देनी क्या हो जाएगा? नहीं, सजा क्या देना है? सजा जनता देगी ना देश की। नहीं, मैंने तो सुना, आज अखबार में पढ़ा है विनोद जी, कि जो स्पेशल कमेटी बनी थी पिछली बार, प्रिविलेजेस के आगे चली गई थी, जब 11 एमपीज की सदस्यता चली गई थी, पवन खेड़ा उसके चेयरमैन थे, उसी तरह की समिति बनाने के बाद बीजेपी ने सिफारिश की है। हाँ, पवन बंसल, माफ करिएगा, पवन बंसल उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। वैसी ही समिति बनाकर राहुल गांधी पर मामला चलाया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, ये मांग भी बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कर दी है। आपको लगता है कि मामला इतना जघन्य है? देखिए, जैसा रेणु जी ने कहा कि मामला इतना, एक चूंकि जो अडानी वाला इशू है, हिंडनबर्ग का इशू है, और बहुत सारे और मुद्दे हैं जो संसद में जिन पर चर्चा होती है, जिन पर सरकार जो है घेरी जा सकती है, उनको अवॉइड करने के लिए आमतौर पर विपक्ष संसद को बाधित करता है। लेकिन दिलचस्प है कि सत्ता पक्ष सरकार के सदस्य संसद को बाधित कर रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं। ये भी एक अपने आप में, पहले भी ऐसा हुआ होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई ये, लेकिन आमतौर पर जो है ये। और मुझे लगता है कि शायद जो मेरी अपनी समझ है, हो सकता है कि तमाम हमारे विद्वान साथी बैठे हुए हैं मेरी समझ से इत्तेफाक न रखते हों, मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में फंस गई है। और इसलिए फंस गई है कि राहुल गांधी को अगर स्पीकर बोलने का मौका देते हैं तो वो वही सब बोलेंगे जो लंदन में बोले। वो प्रधानमंत्री जी के भाषण भी, उनको भी कोट करेंगे। हो सकता है वो ये भी कह दें कि माफ़ी मांगने का सिलसिला वहाँ से शुरू हो, क्योंकि मैं तो खाली एमपी हूँ, तो प्रधानमंत्री देश के थे। और कौन ऐसा हिंदुस्तानी होगा जो कहेगा 2014 से पहले उसको शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहने में? या अवधेश जी कहेंगे, मैं कहूँ कोई नहीं कहेगा, हम तो हिंदुस्तानी, तो गर्व से कहते हैं हिंदुस्तानी। खैर, तो हो सकता है राहुल गांधी ये बोले, और उसके बाद फिर वो अडानी वाला मामला भी ले आएंगे। उसके बाद अगर स्पीकर उसको एक्सपंज करते हैं तो राहुल गांधी को फिर कहने का मौका मिल जाएगा, देखिए जो मैं बोला हूँ एक्सपंज कर दिया। मैं तो कहता हूँ लोकतंत्र नहीं है। और अगर उनको बोलने नहीं दिया गया और संसद से सस्पेंड कर दिया गया तो फिर उनकी जो बात यूरोप में कह के आए वो प्रमाणित हो जाएगी दुनिया के सामने, अपने तरीके से वो उसका फायदा उठाएंगे। यानी दोनों अर्थों में इस वक्त वो जो है इस पोजीशन पे हैं। तो ये इसीलिए कल जब वो स्पीकर के पास गए, अपने राइट टू रिप्लाई की बात की उन्होंने, क्योंकि उनका अधिकार है, तो स्पीकर उसका ना हाँ कह सके ना कह सके, मुस्कुरा गए, क्योंकि उनको उस पर तय करना है कि भाई क्या करें। एक कैश 22 वाली सिचुएशन है। अब मुझे लगता है, मेरे हिसाब से तो स्पीकर साहब को जो, वो तो अपना फैसला खुद लेंगे या मुझे पता लग जाएगा, लेकिन कायदे से उनको मौका देना चाहिए नियम के हिसाब से। राहुल गांधी जो भी बोलें फिर रिकॉर्ड में जाए क्या ना, अगर नहीं देते हैं तो फिर दूसरा इशू बनेगा। तो मुझे लगता है मामला थोड़ा पेचीदा हो गया है, सरकार के लिए भी विपक्ष के लिए भी। मैं थोड़ा सा इसको और कंक्लूड करूंगा, ये सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी अग्नि परीक्षा है। क्योंकि अगर राहुल गांधी को बोलने दिया गया और मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने व्यवधान डाला वहां पर सत्ता पक्ष ने, तो विपक्ष कैसे उस पर रिएक्ट करेगा? दूसरा, अगर राहुल गांधी को संसद से निलंबित कर दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए, उसके बाद विपक्ष कैसे रिएक्ट करेगा? ये उसकी भी अग्नि परीक्षा है और ये सरकार की भी अग्नि परीक्षा है कि ऐसे मोड़ पर वो क्या फैसला लेती है। वो राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से वो ज्यादा नुकसान वाला फैसला लेगी या कम नुकसान वाला फैसला लेगी? क्या बीजेपी फंस गई है? जो विनोद जी ने कहा, क्या राहुल गांधी को बोलने का मौका, जवाब देने का मौका सदन में मिलना चाहिए, जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाई है स्पीकर के सामने? देखिए सुनील जी, सबसे पहले तो ये कि सांसद जो भी है उसको मौका मिलना ही चाहिए, ये इसमें कोई इफ बट हो नहीं सकता। लेकिन मैं थोड़ा सा दोनों बयानों के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। बार बार ये चर्चा हो रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब बोला था कि 2014 के पहले देश में पैदा होने वाले लोगों को शर्म आती थी, आज की स्थिति है। अब जरा इसको कॉन्टेक्स्ट तो समझना होगा। और जैसे हम लोग अक्सर जानते हैं, हर कोई जानता है कि लीडर वही होता है जो आगे चलता है, फॉलोअर जो होता है जो कॉपी करता है ना। तो गूगल में भले वो इंटरनेट पे आप कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर ले, लेकिन जब राजनीति में किसी दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो भौंडी कॉपी होती है, नकल बुरी होती है। 2012 जून इस देश के बड़े उद्योगपति अजीम प्रेमजी ने कहा था, देश में नेता है नहीं, कोई नेता नहीं रह गया है, देश बिना नेता विहीन देश हो गया है। और अगर यही चलता रहा तो हमें बरसों भुगतना पड़ेगा। ये अजीम प्रेमजी का बयान है। 2010 में इस देश के बड़े उद्योगपति ने चिट्ठी लिखी और कहा कि देश में कोई नीति ही नहीं, पॉलिसी पैरालिसिस है।
दुनिया भर के लोग भारत को इस तरह से देख रहे थे कि जिसको नरेंद्र मोदी भी चर्चा में कहते हैं फ्रेजाइल 5 में आ गया था कि अब गया ये देश। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतियों के लिहाज से बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने अगर उसको कॉपी किया तो बड़ी गंदी कॉपी की है। जॉर्ज सोरोस की अंग्रेजी और राहुल गांधी की अंग्रेजी दोनों उठाकर देखिए, सेम टू सेम है। जॉर्ज सोरोस ने देश विरोधी बात की, ये कांग्रेस कहती है, वही बात राहुल गांधी कहेंगे तो कैसे देश विरोधी नहीं होगी। और ये शर्मनाक बयान है राहुल गांधी का। राहुल गांधी सांसद हैं, राहुल गांधी देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और इस तरह की हरकत करते हैं। और जब देश में आलोचना होती है तो दूसरी जगह जाकर कहते हैं कि ये तो हमारा इंटरनल इशू है। अरे भैया, तो उस वक्त क्या बोल रहे थे तुम? सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, नॉट हैपनिंग। अरे भाई, इतनी अंग्रेजी तो हम सबको आती है। हम भारत के लोग अंग्रेजों के गुलाम हो के इतनी अंग्रेजी तो सीख ही लिए। अब ये अलग बात है कि उनकी अंग्रेजी कुछ क्वींस वाली इंग्लिश है, अंग्रेज वाली अंग्रेजी है जो भारत के लोगों को नहीं समझ में आ रही। 2024 में यही मुद्दा बनने वाला है और भारतीय जनता पार्टी ये संसद की कार्रवाई ठप कर रही है। बहुत सोची समझी रणनीति है। जैसे सोची समझी रणनीति इनकी है, कुछ मुद्दा नहीं मिला, कोई रणनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं कर सकते, तो अडानी का मुद्दा लेके आए, उसके शेयर का भाव चढ़ गया तो क्या मुद्दा खत्म हो गया? अरे राहुल गांधी का पिंड ट्वीट है कि 1000 करोड़ पर डे चला जा रहा है एलआईसी का, और जब आ रहा है तब जब एलआईसी बाजार नहीं समझते, बेसिक्स नहीं समझते, ये राजनीति नहीं समझते, अर्थशास्त्र नहीं समझते और दुनिया की साजिशों के साथ खड़े दिखते हैं। जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी का बयान एक है, उनको बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। ये मुद्दा बनेगा 2024 में। जयदीप जी, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने क्या इस पूरे मामले में कांग्रेस का काम आसान कर दिया, विपक्ष का काम, या फंसा दिया है, खुद ही सेल्फ गोल कर लिया? देखिए सुमित, सबसे पहले तो मुझे दुष्यंत कुमार ही याद आ रहे हैं, चाहे कितना ही घिसा पिटा हो, कि भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा। तो दो मुद्दों पर संसद ठप हो चुकी है। एक तो राहुल गांधी का बयान है और दूसरा अडानी वाला जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया हुआ है। मैं दोनों पर अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे इस देश के प्रधानमंत्री खुद हो, चाहे एक अदना सा व्यक्ति हो जो अपने पासपोर्ट को लेकर विदेश में गया हो, यहाँ से जाने वाला हर व्यक्ति भारत का राजदूत है, प्रतिनिधि है, भारत की भूमि का वो संवाहक है, संस्कृति का, यहाँ के मूल्यों का। किसी को भी भारत के बारे में बाहर जाकर अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अगर देश का प्रधानमंत्री भी ऐसा करता है तो वो गलत है, राहुल गांधी ने भी किया है तो वो गलत है। खास तौर पर अगर आप ये कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और उसमें अमेरिका और यूरोप को दखल देना चाहिए, तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत बोला है और इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए विदेशी भूमि पर जाकर। मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी ये समझ नहीं पा रहे कि उनके वोटर कहाँ पर हैं। उनके वोटर कैम्ब्रिज में नहीं है। जहाँ उनके वोटर हैं वहाँ पर वो बात करेंगे तो शायद उनको ज़्यादा अच्छा रिटर्न उसका मिलेगा। जो भी व्यक्ति विदेश की भूमि पर जाकर भारत के बारे में गलत बात बोलता है उसकी आलोचना होनी ही चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि अब इसको सत्ता पक्ष ने मुद्दा क्यों बना लिया है, वो शायद इसलिए कि वो जानते हैं कि अगर राहुल गांधी के किसी बयान को उठाएंगे और राहुल गांधी किसी विपक्ष के हीरो के रूप में स्थापित होते हैं तो वो सत्ता पक्ष को सुहाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को ऐसा ही नेता चाहिए जिसकी इस तरह की छवि हो जो आगे जाकर वोटों में तब्दील नहीं हो सके। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि अगर अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने दिया जाना चाहिए। जब बजट सत्र चल रहा था और बजट के अभिभाषण के उत्तर में उनको बोलना था, तब भी उन्होंने अडानी पर बोला, बजाय के बजट की गलतियां बताने के या बजट की कमियां बताने के या बजट के बारे में अपनी बात रखने के, उन्होंने अपने पूरे समय का उपयोग अडानी के बारे में बोलने पर किया। अभिभाषण पे था, लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन अभिभाषण के उत्तर में भी वो चाहते तो उस पर पूरा बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने उस पर अपनी बात रखने की बजाय पूरा का पूरा अडानी पर बोला और वो सारा भाषण हमने सुना है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं बोल पाए हैं। मुझे इस बात को लेकर अवश्य आश्चर्य होता है कि जब इस देश में संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण हो रहा है और जो कुछ भी असंसदीय या अमर्यादित होता है उसके अलावा कुछ भी सदन की कार्रवाई से विलोपित नहीं होता, ऐसे में माइक बंद होने वाली बात कहां से आती है और कब माइक बंद हो गया, मुझे इसका कोई उदाहरण समझ में नहीं आता। तो दोनों ही तरफ से इसको एक राजनीति का खेला बनाकर मुद्दों को उछाला जा रहा है और दोनों ही अपने हित साधने में लगे हैं। जहां जिसकी गलती है उसकी आलोचना होनी चाहिए। विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में गलत बोलना आपराधिक है और मुझे लगता है कि ऐसा किसी सामान्य व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठते हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सांसद हैं, विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं,
बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सामान्य व्यक्ति को भी जाकर बाहर जाकर भारत के खिलाफ इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। वरुण गांधी की खबर आई, वरुण गांधी को बुलाया गया है बाहर बोलने के लिए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि जो टॉपिक था उसमें जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों पर बात करना था। वरुण गांधी इन दिनों जो ट्वीट कर रहे हैं वो मोदी सरकार के खिलाफ ही कर रहे हैं, भले ही वो बीजेपी के सांसद हैं, पर उन्होंने कहा कि जो कहना होगा देश में कहूंगा, बाहर जाके नहीं कहूंगा। उनका बयान अखबारों में छपा है। लेकिन एक चीज़ संसद को हम सब लोगों ने कवर किया, हम सब बड़े जानते हैं, माइक बंद होने की जो बात है ये मैं अपने अनुभव से बोल सकता हूं कि जब चेयर, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, जब चेयर किसी और का नाम पुकार देता है तो जो पहले बोलने वाला व्यक्ति होता है उसका माइक जाहिर तौर पर बंद हो जाता है, क्योंकि चेयर की बात ही मानी जाती है कि अब इसका नाम ले लिया, वो आदमी बोलेगा और पहला वाला आदमी चुप हो जाता है। तो उस टाइम पे माइक बंद होते हैं और वो पहले भी होते रहे हैं। हाँ, कई बार सांसद अपने समय का सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, अनुशासन की वजह ना, तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं एक चीज प्रवीण से जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि प्रवीण हम सबसे अधिक क्लोजली टीवी पर, डिजिटल पर ही खबर कवर कर रहे हैं और दिखाते रहे हैं। पब्लिक को क्या लग रहा है, जनता का मूड जो आप अमर उजाला पे कमेंट्स आते हैं, रिएक्शन देखते हैं, वो राहुल गांधी से माफी सुनना चाहते हैं या राहुल गांधी ने जो कहा और बीजेपी जो हंगामा कर रही है वो बीजेपी को निशाने पर रखे हुए हैं? एग्जैक्टली जो आपने कहा वही मेरे जहन में चल भी रहा था अभी, कि मैं एक प्रैक्टिकल आपको बताऊं कि विनोद जी ने जो शुरू में कहा वो बात काफ़ी बैलेंस्ड एनालिसिस है। ये बात सही है जयदीप जी ने जो कहा कि कोई भी समर्थन नहीं करेगा राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है। इस पर हमने पहले भी डिस्कस की है खबरों के खिलाड़ी के पिछले एपिसोड्स में भी। लेकिन मौका किसको मिला, बड़ा मौका किसको मिला? ये बड़ा मौका निश्चित तौर पर जब राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये साफ हो गया कि राहुल गांधी इस बात को भुना रहे हैं। आप चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, इसके बावजूद राहुल गांधी और कांग्रेस को एक बड़ा मौका इस विरोध ने दे दिया। ये उलझन है। मैंने एक रिपोर्ट भी चलाई थी और उसमें यही लिखा था कि उलझ गए, बोलने दें या चुप रखें, विरोध करें। अगर विरोध उलझ गया, बीजेपी उलझ गई है। अगर विरोध करते हैं, अगर विरोध करते हैं तो फिर ये हो जाएगा कि भैया देखिए मैं क्या गलत कह रहा था, मैं तो कह रहा था लोकतंत्र को खतरा। हाँ, ये है कि विदेशी जमीन पर कह रहे थे, ये तो एक अलग मुद्दा है, हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया है कि ये एक अलग बात। जो बात कह रहे हैं वो कह देंगे कि मैंने भाई क्या गलत कहा था कि मेरा माइक बंद कर देते हैं, मुझे बोलने नहीं देते हैं, मैंने बोलने की कोशिश की तो मेरा विरोध कर रहा है, मुझे संसद से बाहर करने की। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बहुत संक्षिप्त 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 5 मिनट में फटाफट वो मुद्दे कह दिए कि देखो बहुत बढ़िया मौका आ गया है, इस मौके को भुना लो। मौका क्या है? सबसे पहली बात यह कि जैसे ही बोलने देंगे, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी क्लियर कर दिया कि मुझे बोलने दोगे ना तो मैं अडानी पर ही बोलूंगा। ये मैं जानना चाहता हूं पीएम मोदी और अडानी के क्या रिश्ते हैं, ये सारी बातें वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल गए। यानी बोलने दिया तो ये सारे मुद्दे उठा देंगे, जो सारी बातें उनको बोलने का बार बार मौका मिल रहा है अलग अलग मंचों पर। और अगर नहीं बोलने दिया तो वो कहेंगे मैं क्या गलत कह रहा था भाई, लोकतंत्र जो है वो तो खतरे में, देखो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपका दर्शक क्या कह रहा है? हमारा दर्शक जो है वो बहुत बैलेंस्ड होता है। वो दोनों तरफ है। निश्चित तौर पर एक बात में आपने अच्छा सवाल किया और बड़ा गंभीर सवाल है। मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है, मीडिया को भी जनता, ये मीडिया पर बार बार प्रश्न, क्योंकि मीडिया से अपेक्षा ही करते हैं कि बुरा बुरा बोलो, सरकार के खिलाफ बोलो। ये भी नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज है, प्रधानमंत्री मोदी जलवा कायम किए हुए हैं। अगर उनका देश में और दुनिया में इतना नाम हो रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है, तो इसको भी सामने रखना चाहिए। हाँ, विपक्ष के तौर पर या फिर सत्ता पक्ष की कमियों के तौर पर जब आवाज उठाने का मुद्दा आता है तो कहते हैं कि अरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, राहुल गांधी का समर्थन क्यों कर रहे हो? अब राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है अघोषित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, स्वीकार्यता इसलिए कम है, जरा बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी परिपक्वता को लेकर, उनके बयानों को लेकर, कभी क्या लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये अचानक कही हुई बातें नहीं है। कांग्रेस बहुत सोच समझकर एक रणनीति पर काम कर रही है। इस रणनीति के तहत कहीं ना कहीं वो सत्ता पक्ष को उलझाने में कामयाब है। एक चीज अच्छा लगा, एक चीज अच्छी लगी नहीं कि कांग्रेस सोच समझ के काम कर रही है, कांग्रेस रणनीति के तहत काम कर रही है। मैं जो है एक तो विनोद जी हम लोगों के जो है भाई हैं और पुराने पत्रकार हैं। इन्होंने कहा कि संसद में जो है सत्ता पक्ष शायद कभी ऐसा हुआ होगा। 2013 और 2012 के जून से लेके 2014 के अंतिम सत्र तक संसद ज्यादातर यूपीए और कांग्रेस के साथियों के द्वारा बाधित हुआ। अगर आपको याद है तेलंगाना मुद्दे पर क्या नहीं हुआ, मिर्च का एक्सप्रेस चला, लोगों को क्या पहन के आना पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे रेल मंत्री थे, कांग्रेस के आंध्र प्रदेश के सदस्यों ने खड़ा होकर उनका फाड़ दिया और रेल बजट नहीं पढ़ने दिया।
और जिस दिन तेलंगाना विधेयक पारित होने सबको निकाल के सोनिया जी थी मार्शल बुला करके बंद किया गया। तो वो दृश्य जो हम लोगों ने देखा है वो तो इसके पहले भी नहीं था, मेरे ख्याल से आगे भी नहीं होगा। आप एक घटना और भूल गए, महिला आरक्षण बिल वाली। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में हुआ वो था, तो जो आरजेडी के सांसद थे राजनीति प्रसाद तो आगे नहीं मंत्री नहीं थे, सर दोनों बार सांसद थे, तेलंगाना के सांसद थे और नहीं यह विपक्ष लेकिन मंत्री जो है सर ये मतलब रेयर है। मैं फिर कह रहा हूँ कैवेट लगा के कि ऐसा नहीं पहले नहीं हुआ होगा, हमारी स्मृतियों में कहीं है कहीं तो नहीं है, अरे सुन लेकिन लीजिए आमतौर पर जो है सरकार संसद बाधित नहीं करती। मैं जरा बोले पूरी संसद बाधित 1.5-2 साल तक सरकार के कारण हुई है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए जितना राहुल गांधी इस देश का जो वातावरण है, जितना अडानी पर राहुल गांधी बोलेंगे उतना बीजेपी और मोदी का वोट बढ़ेगा इस देश में। उसके कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि भारत का मानस बदल चुका है। ये लोग समझ, आज जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो कर्नाटक में बोला है कि एक समय इस देश में मंदिर मस्जिद बनते थे, मंदिर टूटते थे, आज मंदिर बनने का दौर है, ये क्या वो बिना सोचे समझे बोल रहा है? ये दौर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का वातावरण कैसा है। लोगों के मन में यह भाव है कि हमारे देश का उद्योगपति अगर लंका और इजराइल में जाकर के चीन को चुनौती देके चीन से 7 गुना बीट करके अगर वहां का एक सोलर प्रोजेक्ट लेता है तो वह भारत की ताकत को बढ़ाता है। अगर वो सिंगापुर में जाकर के कहता है कि चीन से हमारी चुनौती है और भारत के लोग उससे निपटने के लिए दुनिया के व्यापार में तैयार है, तो आप सोचते हैं कि ऐसे उद्योगपति के खिलाफ देश खड़ा हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी की बात है, देखिए उसके नीतियों पर विरोध हो सकता है। जिस व्यक्ति ने देश के नाम पर, उसका जो भी विचार हो, अपने माता को, पिता को, भाई को, बहन को, यहां तक को पत्नी तक का त्याग दिया है, लोग मान लेंगे कि एक उद्योगपति के लिए उसने अपने जीवन की सारी तपस्या खत्म कर ली। तो यही कह रहे हैं कांग्रेस सोच समझ के, कांग्रेस तो सोच समझ के इस बार बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कहीं रिकॉर्ड बनाने के लिए ना बढ़ा दे आगे उसके समर्थक लोग। रेणु जी कुछ बोलना चाह रही है? आप जब अवधेश बोल रहे थे आप मुस्कुरा रही थी, मैं समझा नहीं आपकी मुस्कुराहट क्यों थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतना जबरदस्त डिफेंड कर रहे हैं कि अडानी को लेके भी जनता खड़ी हो जाएगी और ताली बजाएगी कि मोदी जी बहुत अच्छा किया। जब पूरा संसद बोल रहा है ऑपोजिशन कि आप जवाब दीजिए, तो मोदी जी खड़े होकर कह सकते थे कि ठीक है, आप लोग इतने चिंतित हैं अडानी जी को लेके, हम एक कमेटी सेटअप करते थे। इतना ही तो बोलना था। चुप, टोटल साइलेंस, कुछ बोलना नहीं चाहते। अडानी जी का ने कुछ गलत नहीं किया, सरकार जो कर रही है सब कमेटी की बात पे अगर सेबी भी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी जांच करा रही है, वो तो बात की बात है ना। अगर सरकार से कुछ पूछा जा रहा है तो सरकार का भी तो हक है ना कि जवाब दे। लोगों के बीच में जाना है सरकार को, उनको भी चुनाव लड़ना है। ये थोड़ी कि आप बिल्कुल साइलेंस मेंटेन करेंगे। आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, अब हर आदमी को जवाब देना चाहिए। तो मेरा मानना, और अगर जो राहुल गांधी बोले अडानी पे, वो स्पीकर ने सब कुछ एक्सपंज ही कर दिया। मतलब ये कौन सा अनपार्लियामेंट्री वर्ड? वो तो पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप क्या है मोदी जी मौजूद था का। क्या? राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा थी, आप अडानी पे सवाल लेके पूछने लगे, पिक्चर्स दिखाने लगे, ट्वीट्स दिखाने लगे पुराने। देखिए वो मौजूद था क्या? और आगे मौका मिल सकता था उन्हें। बहुत सारे सांसद हैं जो अपना जो उनका मुद्दा होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक चाहे कुछ भी हो। तो इसमें जो राष्ट्रपति के भाषण में तो बहुत कुछ आ जाता है, जो वो अवधेश जी बोल रहे हैं, ओवरऑल अनकम्पासिंग होता है, वो सब कुछ उसमें आ जाता है। जो अवधेश जी बोल रहे हैं कि बीजेपी की मदद कर रहे हैं, वो और बड़ी मेजोरिटी से जिता देंगे, जिस तरीके से अडानी कर रहे हैं, वो थोड़े ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं मेरे ख्याल में इन सब इश्यूज को लेके। मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। जो गलत है वो गलत है, लोग समझते हैं क्या गलत है क्या सही है। अगर गवर्नमेंट दिखाती है कि हम निष्पक्ष हैं तो लोग उसको विश्वास करेंगे। पर यहाँ तो गवर्नमेंट बिल्कुल सन्नाटे में है, वो सब कुछ कर रही है उस पर। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने फंसा लिया इस टाइम पे पूरा? मेरे को तो लगता है कि राहुल गांधी का जो इशू है, राहुल गांधी जो बोले हैं, वो सरकार के लिए एक कन्वीनियंट टूल बन गया है ताकि वो अडानी पर डिस्कशन ना हो। आप जेपीसी वो डिमांड कर रहे हैं, दोनों तरफ से लोग अड़े हुए हैं। और मेरे को लगता है कि ये मामला जो है बहुत आसानी से सुलझेगा नहीं, क्योंकि राहुल इसमें माफी नहीं मांगने वाले हैं। हम सब समझ रहे हैं। जी जी जी। देखिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या कहीं भी एक शब्द मोदी या सरकार का वर्णन है? मुझे रिपोर्ट को खोल के दिखा दे। अगर तथ्यों पर बात हो तो एक कंपनी पर वो रिपोर्ट है कि ये कंपनी अपना ओवर वैल्यू करती है, इस पर लोन ज्यादा है, यही सब उसमें बात है ना। तो उसको अब आपने अपने देश में उसको बना दिए से मोदी के उसमें जब चर्चा ही नहीं है,
उसमें गवर्नमेंट, वो रिजीम तो यही था ना सर। नहीं वो दैट इज अनदर थिंग। रिजीम में अगर अडानी का सर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में तो इसमें क्या बुराई है? एप्पल का जो हेड था उसका 5 साल में अगर उसकी संपत्ति जो है 200 गुना बढ़ गई है तो उसमें अमेरिका में सवाल नहीं, तो उठता है गिरा क्या? क्यों? अगर वो जेन्युइन था तो फिर 80% दाम क्यों गिर गया किसका? अडानी का? तो जब ये हिंडनबर्ग की अरे भाई रिपोर्ट तो आई। आपका शेयर मार्केट 3-4 दिनों में शेयर मार्केट को संभाला भी गया, ये भी तो यही देश है। जी। ये क्यों नहीं सोचते देखिए, हैं आप? अवधेश जी की बात काफी जी। सटीक है, उनका अपना तर्क है, लेकिन मैं 2 चीजें रखा। बोफोर्स का जब मामला स्वीडिश रेडियो में आया था उसमें कहीं नहीं राजीव गांधी का नाम था, कहीं नहीं था कि कांग्रेस सरकार है। स्वीडिश रेडियो खबर थी कि इसमें दलाली ली गई, ये खबर थी, उसमें पूरे देश में बवाल हुआ, उसके बाद का इतिहास सबके सामने है। तो जब चीजें आती हैं तो उसमें नाम सीधे नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अडानी वाले मामले में ज्यादा गंभीर है कि वो जो शेल कंपनियों से पैसा आया वो किसका पैसा आया, उस पर बात नहीं हो रही है। वो कौन सा पैसा आया जो शेल कंपनियों का, और जिसकी वजह से शेयर ऊपर बढ़ा, वो एक गंभीर मुद्दा है। और जांच कर रही है उसकी? नहीं, सेबी जांच अब कर रही है ना सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद। मैं बात तो पहले की है ना, तो ये मुद्दा आया। दूसरा ये अभी एक नई चीज आई, वो जो कौन सा इन्वेस्टर है जो पार्टनर है डिफेंस डील में, कंपनी का नाम है, अभी कल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी। तो सारे मुद्दे हैं जिन पर अगर विपक्ष ना उठाए, मान लीजिए, तो विपक्ष करे क्या? कहे ताली बजाए सरकार की, वाह 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 मोदी जी वाह वाह अडानी, ये करे विपक्ष करेगा? विपक्ष का काम क्या है? कोई भी पक्ष हो तो महंगाई का मुद्दा है, उठाते बेरोजगारी हैं का मुद्दा है। महंगाई बेरोजगारी बड़े वेग मुद्दे। देखिए महंगाई बड़ा प्रोटेस्ट होता है। नहीं, महंगाई आपको याद दिलाता हूं, नहीं महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। स्मृति ईरानी जी महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर भाई तो महंगाई के मुद्दे पे 3800 महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 3800 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। हर उसमें वो तो भारत जोड़ो था, नहीं वो महंगाई नहीं था। हर भाषण में भारत जोड़ो था। अरे सुनो यार, एक बोलने तो दीजिए यार, बोलने दीजिए। लेकिन ये वाली बात आप गलत कर रहे हैं। अब आप बीच में बोलने भी नहीं देंगे, हम नहीं बोलेंगे, माइक ये वाली बात गलत कर रहे हैं। नहीं, मुझे पूरा वो भारत जोड़ो यात्रा उसका शीर्षक था, लेकिन हर भाषण में राहुल गांधी का पूरा भाषण यूट्यूब से निकाल के देख लीजिए, प्रवीण तिवारी बैठे हुए हैं, जिसमें महंगाई बेरोजगारी साथ में एड्रेस किया गया। तो ऐसा नहीं है कि महंगाई बेरोजगारी उठाए, ये भी एक स्ट्रेटजी है कि कोई मुद्दा उठाओ तो महंगाई बेरोजगारी क्यों नहीं उठा रहे। अब महंगाई बेरोजगारी तो इस देश में नेहरू जी के जमाने से हर चुनाव हर सभा में उठता रहा है, अटल जी के समय में उठा, अब भी उठ रहा है, आगे भी उठता रहेगा। तो इससे चुनाव जीते नहीं जाते हैं। चुनाव अगर महंगाई और बेरोजगारी में जीते हारे जाते तो एक इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ के तो उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं होती। इतना महंगाई मुद्दा उठा, सब उठा, लेकिन जीते बीजेपी जीत के आई, क्योंकि वहां आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था ज्यादा बड़ा मुद्दा हो गया। तो मुद्दे, और हमेशा चुनाव का फैसला भावनात्मक मुद्दों पर होता है। जैसे बोफोर्स में ये साबित कर दिया गया कि राजीव गांधी ने चोरी की, राजीव गांधी ने दलाली खाई कि नहीं खाई, बाद में आज तक साबित नहीं हो पाया, लेकिन भावनाएं हो गई। तो भावना सबसे बड़ा मुद्दा कुल मिलाकर यूपीए की सरकार ने क्वात्रोची का सारे खाते जो है अरे भैया, तो उसके पहले जो सरकार थी वो क्या कर रही थी? 8 साल 6 साल अटल जी की सरकार रही, 2 साल ऐसे नहीं। अटल जी की सरकार ने तो लड़ाई लड़ी, बोफोर्स पर बहस एक दिन कहाँ लड़ाई लड़ी भाई? बोफोर्स पर हमने कम से हाई कम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल लिखे हुए हैं बोफोर्स पर बहस कर। बोफोर्स से इसको नहीं, देखिए मेरा अपना मानना है कि विपक्ष गंभीरता से रिसर्च नहीं करता इस देश में। अगर शांति से वो रिसर्च करे तो मोदी सरकार के खिलाफ ऐसे मुद्दे लाए जा सकते हैं कि बिना शोर किए हुए सरकार गिर सकता है। मैं क्यों मुद्दे बताऊंगा? मैं यहाँ मुद्दे गिनाने नहीं आया हूँ। विनोद जी और रेणु जी को कहूंगा कि विनोद जी तो पुराने, मैं क्यों रिसर्च करूंगा? जब आप मोदी कोई करेगा ही नहीं, पार्टी तो करे ना। अब अडानी मुद्दा है नहीं, आप अडानी को उठा रहे हैं। मैं नहीं उठा रहा हूं, मैं तो चूंकि चर्चा हो रही है उस पर बात कर रहे हैं। इसीलिए हर्षवर्धन जी का नाम लिया था, आपके माइक बंद है। हाँ, नहीं सुमित जी, 3-4 चीजें ध्यान से लोगों को सुननी चाहिए। एक तो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कतई बेरोजगारी महंगाई पे नहीं थी। राहुल गांधी के खुद के बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा देश में हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। ये गंभीरता से राहुल गांधी को सुनने की जरूरत है कि उस व्यक्ति ने क्या देश की संसद में कोई एक गंभीर मुद्दा उठाया है? महंगाई, बेरोजगारी, डिबेट। और इस कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य सोचिए, राहुल गांधी के भाषण को डिफेंड करना है तो मोदी का पुराना भाषण निकालो, महंगाई पर सरकार को घेरना है तो स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज का सिलेंडर निकालो। अरे अपना भी कुछ किया कि नहीं किया? ये कॉपी कैट है, नकलची बंदर है जिनकी अपनी कोई सोच नहीं है। और जो प्रवीण जी ने कहा कि सोच समझ कर रहे हैं, बिल्कुल सोच समझ कर रहे हैं।
राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस हताश, निराश, असहाय मुद्रा में है। उनको समझ में आ गया नहीं लड़ सकते भाई, देश में क्योस पैदा करो, हर किसी के मन में भ्रम पैदा करो कि जो अडानी है ये सब नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ। अरे कम से कम थोड़ा तो रिसर्च कीजिए। राजीव गांधी के जमाने में सरकार पोर्ट दिया गया, केरल में सरकार बुलाकर पोर्ट बनाने के लिए लेकर आई। ममता बनर्जी अडानी के सामने बिछी हुई अपनी सांसद महुआ मोइत्रा से उनका झगड़ा हो गया। राजस्थान में अशोक गहलोत नतमस्तक हैं, पता नहीं चरण वंदना की मुद्रा में आ गए होंगे। राहुल गांधी उस वक्त बहुत नाराज थे, अडानी का मुद्दा उठा रहे थे और उस वक्त अशोक गहलोत और अडानी ये दोनों लोग दीप प्रज्वलन कर रहे थे। और ऐसे एक मुद्दे नहीं है, अभी अभी जो अरण्य खदान है छत्तीसगढ़ की, वहां आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं। इतना दोहरा चरित्र। और भूपेश बघेल अडानी सरकार को खदान के लाइसेंस पर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। शर्म नहीं आती इस तरह का माहौल बनाने में। और जिस अडानी को आप कह रहे हैं, मैं यही कह रहा हूं, कमाल की बात यह कि जब आप फैक्ट के साथ बात रखिए तो कहते हैं कि अरे अडानी के पक्ष में बोल रहे हो। अरे भैया, अडानी कोई दुश्मन है क्या? अडानी हमारे देश का वो उद्योगपति है जिसने दुनिया में ब्रांड इंडिया को एस्टेब्लिश किया है। अगर आप कहते हैं अंबानी अडानी सूट बूट की सरकार, क्यों दाढ़ी वाड़ी कटवा के सूट बूट पहन के गए थे लंदन में? गए होते वैसे ही, अच्छा लगता देश को, कह तो रहे थे। वो क्या नाम है उनका, पवन खेड़ा, एक एक जो दाढ़ी बढ़ी हुई है, करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, बलिदान का प्रतीक। अरे प्रतीक एक ही बार में खत्म। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सोची समझी रणनीति है, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी को कतई जनता की नब्ज पता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी एक ही मंशा रखते हैं, अपना वाला लोकतंत्र चाहिए। भारत में अपना लोकतंत्र नहीं चलता। इंदिरा गांधी ने भी कोशिश कर ली, दूसरों ने भी कर ली। मैं आता हूँ जयदीप कुछ बोलना चाहता हूँ। ये एक मेरा सवाल भी सुनिए ना, जॉर्ज सोरोस के साथ राहुल गांधी को इक्वेट कर देना, जो बार बार हर्षवर्धन जी ने मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार रिपीट किया अपने इस कमेंट में, क्या मिलजुल के खेल रही है? क्या विदेशी ताकतों की मदद कांग्रेस पार्टी ले रही है? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, इन संबंधों को जब तक स्थापित नहीं किया जाता और एक पत्रकार के तौर पर उस पर टिप्पणी करना गलत होगा, लेकिन अगर दोनों की भाषा में समानता नजर आती है तो उसको मुद्दा बनाया जाएगा, दोनों की भाषाओं को जोड़ा जाएगा, जिसको जोड़ना वो सहूलियतकारक लगता है। लेकिन सावधानी कांग्रेस पक्ष की ज्यादा आवश्यकता है कि अगर कोई देश विरोधी व्यक्ति और एस्टेब्लिश्ड है कि ये भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी करता है और आपके सुर और उसके सुर मिलेंगे तो आपके सुरों को इसी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। सावधानी आपको रखने की आवश्यकता है कि आप उसका हिस्सा न बने या उससे अलग दिखाई दें, या जो देश की आलोचना जॉर्ज सोरोस बार बार कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े हुए न दिखाई दें। इसकी सावधानी बरतने की आवश्यकता आपको है। आपको मुद्दा किस मंच पर, किस भाषा में, किस लहजे में और किस तथ्य के साथ उठाना है, ये महत्वपूर्ण है। उसी से मैं अपनी अगली बात पे, तो अवधेश जी जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है हम लोग ये खबरों के खिलाड़ी का पूरा फॉर्मेट ही है कि जो लोग पत्रकार हैं लगातार मुद्दों को उठाते हैं, मुद्दों से करीब से जुड़े रहते हैं और बात को तथ्यों के साथ रखने की कोशिश करते हैं, उनको जुटाएं और बात करें। एक मजबूत विपक्ष इस वक्त इस देश की सबसे महती आवश्यकता है। वो विपक्ष जो मुद्दों को उठाना, मुद्दों पर शोध करना और उसको प्रस्तुत करने का सही तरीका जानता हो। अगर आपके सामने ऐसा सत्ता पक्ष है जो हर मुद्दे को बड़ा करना और बड़े मुद्दे को छोटा करना जानता है, एक ऐसा विपक्ष है जो जानता है कि अपनी कमजोरियों को कैसे छुपाना और अपनी ताकत छोटी भी हो तो भी उसको कैसे बड़ा करना, उससे लड़ने के लिए चतुर रणनीति की आवश्यकता है। और मैं हमेशा इस बात का हामी रहा हूं कि कभी भी सत्ता पक्ष को उश्रृंखल होने का या पूरे देश को एक ही रंग में रंगने की कोशिश करने का प्रयत्न नहीं होने देना चाहिए। विविधता इस देश की पहचान है, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए मजबूत विपक्ष चाहिए, जो दुर्भाग्य से इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। विपक्ष के पास सही मुद्दे नहीं है और जो भी उनके सलाहकार हैं वो शायद लगातार उनको गलतियां करने पर ही मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिस मंच से उठाए जा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी के लंदन वाले बयान ने भारत जोड़ो यात्रा का पूरा पुण्य जो कुछ भी एकत्रित हुआ भी होगा उसको पूरा डुबा दिया है। इसमें कोई गुरेज नहीं है मुझे कहने में। अगर मैं उस यात्रा का भी करीब से अध्ययन कर रहा था तो मैं कहता हूं कि उन्होंने खुद सेल्फ गोल किया है इस तरह का बयान देकर। तो क्या जेपीसी की डिमांड नाजायज है? क्या इस अडानी के मामले पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि संयुक्त संसदीय समिति बने, क्या ये गलत है? बिल्कुल सही मांग है, विपक्ष का अधिकार है, विपक्ष को इस तरह की मांग उठाना चाहिए। और अब जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां जांच हो रही है और सेबी की जांच हो रही है, तो उसमें देखना चाहिए क्या तथ्य आते हैं और उन तथ्यों को सामने लाकर फिर से अपनी मांग को तथ्यों के साथ पुरजोर की। चूंकि अगर सेबी की जांच में कुछ ऐसा निकल आया जहां से लगता है कि ये मामला इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग और इसमें मामला और भी बड़ा है, बड़े घोटाले का है, पहले तथ्य जुटाइए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कागज मांगे उस पर होमवर्क कर लीजिए और आपको देखिए, जो देश के उद्योगपतियों और देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो घोटाला कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, इसी देश में नीरव मोदी भी भागे, उनके खिलाफ भी
प्रयास हो रहा है लाने का। माल्या जो खुद जाके संसद में तक बैठने का अधिकार रखने लगे थे, लेकिन जब घोटाला सामने आया तो देश उनके खिलाफ भी हुआ ना। तो देश घोटाले के साथ नहीं है। बिल्कुल, धन अर्जन करना पाप नहीं, लेकिन गलत तरीके से धन अर्जन करना पाप है। वो कोई छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, कानून सबके लिए बराबर है। अगर आपने धन गलत तरीके से कमाया है, अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो आपके पास नोटिस आता है ना। नौकरी पेशा लोग बैठे हैं यहाँ पर, अधिकतर लोग। जब आपने मान लो जांच होनी चाहिए, विपक्ष को जांच करने की मांग करने का पूरा अधिकार है, लेकिन होमवर्क के साथ, तथ्यों के साथ बात रखेंगे तो उनकी बात जनता तक भी अच्छे से पहुंचेगी। बहुत गंभीर मुद्दा है सुमित जी, विषयांतर हो जाए उसके पहले मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा बहुत ही अच्छे मोड़ पर आई है और हर्षवर्धन जी ने भी और विनोद जी ने भी इस मुद्दे को उठाया। भ्रष्टाचार का मुद्दा, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली के साथ में हुई थी। इस रैली का मकसद क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना। और ईडी की कार्रवाई जिस पर आपने पिछला शो किया है, या सीबीआई की कार्रवाई, वो किस पर हो रही है? ये कहा जा रहा है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन भ्रष्टाचार मुद्दा अभी विपक्ष के खिलाफ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है और यहां पर बीजेपी के पास एज है। यहां पर सत्ता पक्ष ने किसी तरह ऐसा लगता है पैक कर दिया पूरी तरह से। कौन उठाएगा मुद्दा? ममता बनर्जी उठाएंगी। कौन उठाएगा? शरद पवार उठाएंगे। कौन? अखिलेश यादव उठाएंगे। कौन? लालू प्रसाद यादव। सबके सब केजरीवाल सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि मोदी जी, कल वो मध्य प्रदेश में कह रहे थे मोदी जी को तो इन्हें शिक्षा मंत्री देश का बना देना चाहिए था, इतना महान कार्य किया मनीष सिसोदिया। लेकिन वही मनीष सिसोदिया जेल में है, उन पर गंभीर आरोप लग गए हैं। यही तो आरोप है ना प्रवीण, अब क्या आप एजेंसीज का मिसयूज कर रहे हैं? आप तमाम विपक्ष की जो नेता हैं, चाहे वो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी हो, हर जगह आपने ईडी, सीबीआई इनको पीछे लगा दिया है और उसके जरिए आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। आपका जो नेता विपक्ष में थे, जिन पे करप्शन के आरोप लगे, उनको आप बीजेपी में शामिल कर लेते हैं। आप वॉशिंग मशीन हो गए हैं, आपके अंदर जो शामिल हो जाए उसके आप जांच बंद कर देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोग, कुणाल संगमा के साथ आपने अलायंस कर लिया, जिसको आप सबसे भ्रष्ट सरकार बोलते रहे। यही तो इल्जाम है कि आप बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं एजेंसी का। नहीं, अवधेश जी के साथ बड़ी लंबी चर्चा हुई थी पिछली बार इसके ऊपर, और मुझे याद है कि उस चर्चा में नहीं, वो चर्चा काफी पसंद की है लोगों ने। बड़ी बैलेंस बातचीत थी, अवधेश जी ने भी अच्छी बात रखी थी उसमें। और तो अब उसमें क्या निकल कर आया था, जो आपका प्रश्न है एक्चुअली, उसको संक्षेप में मैं बता देता हूं कि ये कहना कि पीछे लगा दिया है एजेंसीज को, ये मैं इसको गलत स्टेटमेंट। कोई ना कोई आधार है, तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। ऐसे तो नहीं कोई जांच एजेंसी उठ के किसी के पीछे चल देगी। जांच एजेंसी को कोई आधार मिलते हैं। हाँ, अब ये बोल रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है, इसकी टाइमिंग जो है वो ऐसी रख दी गई है, या किसी खास दल पर ही कार्रवाई हो रही है, ये सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। मूल मुद्दा जो था वही, एक बार फिर विषयांतर ना हो जाए, कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो कांग्रेस क्यों नहीं उठा? वो उठाना बड़ी तड़प रही है। वो भ्रष्टाचार के मुद्दे कोई उसी पर गई थी। अन्ना का आंदोलन जो था वो भ्रष्टाचार यूपीए 2 के बाद में कांग्रेस की आंसर प्रवीण, भ्रष्टाचार के मामले को कांग्रेस इसलिए नहीं उठा रही, खुद फंस जाएगी, है ना। विपक्ष खुद इस वक्त पिछवाड़े में लगता है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो एक तड़प है वहां पे, वो मुद्दा उठाना चाहते हैं पर वो उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा विपक्ष जो है इस मामले में कहीं ना कहीं पैक दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले जो है वो विपक्ष के नेताओं पर चल रहे हैं। मैं अपने सवाल को दोबारा आपके सामने रखता हूं। अगर एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो राहुल गांधी के कश्मीर में दिए गए भाषण पे कि कुछ महिलाएं मुझे मिली आके, और उस एक महिला ने कहा कि मेरे साथ गलत काम हुआ, तो मैंने कहा कि तुम पुलिस में चली जाओ, तुम्हारी मदद करता हूं, तो महिला ने मुझे मना कर दिया। इस पूरे मामले पर अब दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया है और कहा है कि उस महिला के बारे में बताइए, हम इस पर सुओ मोटो एक्शन लेना चाहते हैं। क्या ये एजेंसीज का इस्तेमाल नहीं है? क्या एक राजनीतिक बयानबाजी को इस तरीके से दिया जाना चाहिए? मैं तो प्रति प्रश्न करता हूं आपसे सुमित जी, कि क्या आपको लगता है कि पुलिस को अधिकार नहीं है इस तरह का नोटिस भेजने का? अब उनको अधिकार किसने दिया? राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसके बाद में ये भी विषयांतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी पुलिस को, या वही बात कि जांच एजेंसियों को ये मौका कौन दे रहा है? आप कह सकते हैं कि जांच एजेंसियां इस वक्त सरकार के अधीन है। बयान तो तमाम कांग्रेस बीजेपी के नेताओं से भी आए, उनके लिए नहीं करवा पाए। उस समय पर संस्थाएं इतनी एक्टिव नहीं थी, ये कह सकते हैं, पर संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है, ये कहना बड़ा अजीब है। अब संस्थाओं का अगर इस्तेमाल हो रहा है, आपने बेजा शब्द हटा दिया बीच में से सोच समझ के, लेकिन अगर इस्तेमाल हो रहा है तो क्या इसको लेजिटिमेट मान लेना चाहिए? संस्थाओं का उपयोग, सदुपयोग, दुरुपयोग जो भी हो रहा हो। हर्षवर्धन जी आप कुछ बोला था। देखिए है क्या है कि सुमित जी, इसको थोड़ा दो तरह से देखिए। हाँ। पहला ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है?
तो दुरुपयोग जैसे ही कहा जाता है तो क्या वो सब ईमानदार हैं, सच्चरित्र लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? देखिए आपको भी हंसी आ गई। देश जानता है कि वो सब बेईमान है। आप उसको छवि मानिए, परसेप्शन बनाया हुआ मानिए, पॉलिटिकल प्ले मानिए, लेकिन जितने लोगों पर कार्रवाई हो रही है ये सब के सब करप्ट हैं, बेईमान है। जनता मानती है, हम नहीं जानते, एजेंसियां तय करें। उनके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर कार्रवाई। और मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री क्यों बोलते हैं? क्या शिक्षा मंत्री के ऊपर कार्रवाई हुई? शराब का घोटाला करोगे और शिक्षा की बात करोगे? ऐसी तो बेशर्मी देश में किसी शिक्षा मंत्री ने नहीं दिखाई। यह बात सच है। इसका दूसरा पहलू, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो आते हैं वो साफ सुथरे हो जाते हैं? हेमंत विश्व शर्मा, मुकुल रॉय। हेमंत विश्व शर्मा को तो क्लीन चिट भी मिल गई है, लेकिन मुकुल रॉय टीएमसी थे, आए से कांग्रेस में, अरे भाजपा में, साफ हो गए और अभी तो फिर टीएमसी में चले गए। तो क्या वहां आप गंदे हो गए हैं? क्यों ममता जी ने ले लिया? देश को एक भरोसा है, पॉलिटिकल प्ले की बात मैं कर रहा हूं, देश को भरोसा है कि मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी जी बेईमानों को दुरुस्त करते हैं। पॉलिटिकल प्ले की वजह से, राजनीतिक पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। अमित शाह ने मेघालय में कहा कोनराड संगमा बेईमान है, इसको जेल भेजेंगे, सरकार बना ली उसके साथ। तो भेजा ना। शरद पवार दिन रात कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कम्युनल है, ये वो, नागालैंड में सरकार बना ली। तो जनता बड़ी स्पष्ट हो गई। हम पत्रकारों को ज्यादा भ्रम है। जनता मानती है कि जो बेईमान है उस पर कार्रवाई हो रही है, उसमें हो सकता है तेजी हो रही है, जल्दी से हो जा रहा। तो जनता भी तो चाहती नहीं यार जो बेईमान है वो जेल जाए, वो क्यों पड़ा रहेगा? वरना वो विपक्ष में रहेगा तो कहेंगे विपक्ष होने के नाते कार्रवाई हो रही है, सत्ता में है तो भी बचा रहेगा। जनता इसी खेल को खत्म करना चाहिए, इसीलिए मोदी पर भरोसा है। आपने इंपॉर्टेंट चीज छेड़ दी है। मैं रेणु जी आपके पास आना चाहूंगा। दो चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। जो हर्षवर्धन जी ने कहा, क्या नरेंद्र मोदी की छवि, क्योंकि उनके पास परिवार सो कॉल्ड नहीं है, सब वो त्याग चुके हैं, जो अवधेश जी बोल रहे थे, इसीलिए भ्रष्टाचार का इल्जाम उन पर चिपकता नहीं है कि वो अडानी के लिए, किसी के लिए भी नाम पे भ्रष्टाचार कर सकते हैं? पहला मुद्दा तो ये कि मोदी की छवि के आगे कांग्रेस के पास तोड़ नहीं है बेदाग होने का। दूसरा, जॉर्ज सोरोस वाली बात, क्या जॉर्ज सोरोस जिसकी आलोचना कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक मंच से की, जयराम रमेश ने, क्या उसकी भाषा और राहुल गांधी की भाषा सेम आपको नहीं लगती है? ये दो मुद्दे। देखिए, जहां तक मोदी जी का सवाल है, मेरा मानना यह है कि मोदी जी के ऊपर जो अभी तक जो कोई भी चार्ज उन पे स्टिक नहीं किया, जैसे टेफ्लॉन कोटिंग होती है ना, उस तरह का उनके ऊपर था। अब जब अडानी का तो फख्र की बात है ना, देश के लिए प्रधानमंत्री ऐसा बात है, पर कोई ऐसा प्रॉब्लम जो था उसका समाधान आया नहीं है अभी तक। जो आपने देखा कि जो 609 नंबर से 2 नंबर पे अडानी आ गए, तो जब उनका लिंकेजेस नरेंद्र मोदी पे हो रहा है, उनकी पेट्रनेज पे हो रहा है कि उन्होंने उनको बढ़ावा दिया, ये सारा उसी गेम प्लान का हिस्सा है कि मोदी जी ने क्या इनकी मदद करके इनको इतना। देखिए, अडानी के खिलाफ कोई नहीं है इस देश में, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ नहीं है, सब नौकरियां देते हैं, देश की इकोनॉमी को बढ़ाते हैं। पर जिस तरह से जो उठाया गया, 609 से 2 नंबर पे आप इतनी जल्दी से आ गए, और क्या इतनी जल्दी आप कोलैप्स कर जाएंगे? तो इस इशू को जब मुद्दा बना रही है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, तो इसमें ये देखने वाली बात है कि इसमें कितना मोदी जी का फायदा हुआ। क्या मोदी जी ने वाकई इसमें फायदा उठाया, नहीं उठाया? कोई इंक्वायरी हुई नहीं है। आप कैसे कह देंगे कि वो निर्दोष हैं? वो इश्यू सारा यही है ना। आप जेपीसी करते, आप कोई और कमेटी गठित करते, सरकार कुछ तो बोलती, वो बोल नहीं रही है। और जहां तक जॉर्ज सोरोस का सवाल है, मेरे ख्याल में ये बहुत ओवर हाइप्ड और ओवर ड्रामेटाइज्ड है। सूट करता है बीजेपी को ये सब इश्यूज को लाके लोगों को भ्रम में डालना और कंफ्यूजन फैलाना। जॉर्ज सोरोस एक आदमी है, एक रईस आदमी है, वो अपना जिंदगी जी रहा है, उसके अपने लिबरल व्यूज हैं, वो कुछ बोलता है, बोलने दो, क्या फर्क। हिंदुस्तान क्या इतना कमजोर देश है कि एक जॉर्ज सोरोस को से लेके वो गिर जाएगा या कमजोर हो जाएगा? नहीं, पर ये एस्टेब्लिश होता है ना कि कांग्रेस और सोरोस एक जैसे मिले हुए हैं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्रिटिकल हो चुका है। कांग्रेस ने क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया है उसका। आप देखिए, बीजेपी की आदत है छोटे छोटे इशू को बहुत बड़ा बनाना। कांग्रेस जो है वो कभी इतना सीरियसली इन इश्यूज को ना लिया ना उन्होंने। अब जब नरेंद्र मोदी बाहर गए थे और उन्होंने हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज किया था, कांग्रेस भी लग जाती है उनके पीछे
वो उनकी आदत ही नहीं है, वो करते ही नहीं है, सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, अपना पैसा बनाओ, अपना सत्ता में रहो, अपना ऐश करो, हो गया काम। कांग्रेस है ऐसी पार्टी, वो कभी ऐसा बॉदर्ड नहीं हुआ कि भाई हम इस आदमी के पीछे लग जाए, इसको नीचे कर दें, इसको पूरा विश्व पे एक बड़ा इशू बना लें। आप भी देखते हो कांग्रेस को, इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, वो कभी इन चीजों में पड़े ही नहीं है। तो ये कांग्रेस की आदत ही नहीं है। मैं तो अब पूछी उनसे कि मैंने कहा आप लोग क्यों इतना वो इशू नहीं बनाया, लेकिन हमने रेस तो किया था पार्लियामेंट में कि मोदी जी ये बोल के आए, एक सेंटेंस रेस करके हो गया उनका काम खत्म। तो ये देखिए दोनों पार्टीज का एक कैरेक्टर अलग है, एक टैकल करने का है। अब जॉर्ज सोरोस को बीजेपी, मैं देखी हूँ हर चैनल पे जॉर्ज सोरोस अब कौन है भाई जॉर्ज सोरोस, क्या चाहता है, क्या करता है, कौन है, कौन बॉदर्ड है, मतलब जॉर्ज सोरोस नहीं हो गया, पता नहीं दरअसल कौन हो गया इम्पोर्टेंट। होता क्या है ना कि विदेशी ताकतों के मुझे साथ बड़ा मिले हुए हैं। आश्चर्य हो रहा है, अमेरिका, चीन, अरे हिंदुस्तान, छोड़िए, ऐसी सुन तो लीजिए, जी। मुझे बड़ा आश्चर्य हो इतना रहा है। कमजोर नहीं है रेणु हिंदुस्तान। जी इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने जॉर्ज सोरोस को कहा कि हम लोग यूं ही कह रहे हैं। जॉर्ज सोरोस ने बाकायदा $1 बिलियन प्लेज किया था इसी के लिए। जॉर्ज सोरोस की म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कही गई बात को ध्यान से सुनिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो नरेंद्र मोदी को कोट करता है। वो आदमी ओपन हाउस सोसाइटी है, बनाता उसका- है, उसका अपने को view है लिबरल नरेंद्र कहता मोदी है, के लेकिन बारे में, बहुत लिबरलिज्म सारे के नाम लोगों पे दुनिया के लोकतंत्र के लिए खतरा है। वो अपने तरह का लोकतंत्र बनाना चाहता है। एक और चीज, कांग्रेस ने आलोचना की है। मैं बता रहा हूं, हर्षवर्धन जी, हाँ, यही- कांग्रेस ने आलोचना की, यही तो औपचारिक मैं तौर कह पे रहा की हूं, जा रही है। वो देशद्रोही लगा, तब देशद्रोही लगा था। लेकिन वो देशद्रोही मतलब हमारे देश के खिलाफ, वो देश का तो है नहीं। लेकिन राहुल वही कहते हैं, आप दोनों सेंटेंस मिला लीजिए ना, अंग्रेजी जिसकी अच्छी हो, हमारी तो हम लोग तो हिंदी वाले भदेश लोग हैं, देशज लोग हैं, कम अंग्रेजी आती है। लेकिन एक और फैक्ट है, पत्रकार अगर नेता के कहे पे बोल दे तो बड़ा खराब है। राहुल गांधी ने कहा 649 से 2 पे पहुंच गए। नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो गौतम अडानी वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट में 209 पोजीशन पे थे। जो दर्शक हैं वो गूगल करके सर्च करें, राहुल गांधी का बोलना कम सुना करें। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि कैसे वो बढ़ गया, तो जरा उस जर्नी को भी देखिए कि कैसे वो 209 तक आया। वो तो नोवेयर था, कहीं वो था ही नहीं लिस्ट में। लेकिन जब किसी देश में कोई उद्योगपति, और विशेष करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड है, आज भी देश में 5 के अलावा 6वीं कंपनी नहीं है। न्यूयॉर्क के उस प्रोफेसर का नाम मैं भूल गया, उन्होंने कहा कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है भारत। अगर अडानी जैसे लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर में है ही कितने लोग, वरना विदेशी कंपनी आएगी, सब कुछ विदेशी कंपनी बनाएगी। अब हम सब बनाते हैं, अब हम वंदे भारत भी खूब बनाते हैं। और जब इस लार्ज स्केल पर कोई कंपनी काम करती है, वो चूरन थोड़ी ना बेच रहा है कि कैसे 10 रुपए से 100 रुपए हो गया। लार्ज स्केल पे से जब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, जब हजारों करोड़ के काम होते हैं, तो इसी तरह से कोई कंपनी बड़ी होती है। वो एप्पल हो, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की। और जिस देश की कंपनियां बड़ी हुई, वही देश बड़ा हुआ है। आप ब्रांड से देश जानते हैं, आप होंडा जानते हैं, आप टोयोटा जानते हैं, आप बोश जानते हैं, आप मतलब जो भी कंपनी आप कहेंगे, और ध्यान से देखिए उसी वक्त वो देश बढ़ा हुआ है। ये भारत के बड़े होने का समय है। निवेश रोकने की कोशिश है, देश की छवि बर्बाद करने की कोशिश है। ये शर्मनाक है, इसको रोका जाना चाहिए। विनोद जी, मैं आपका जवाब चाहूंगा। क्या अडानी का बिलियनर्स की लिस्ट में ऊपर आना, नंबर 2 तक पहुंच जाना, ये तो फक्र की बात होनी चाहिए ना हिंदुस्तानी के लिए। इस पर क्यों इतना विवाद है? क्यों ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो नंबर 2 पर जो पहुंच गया वो अफसोस की तरीका है, उसको नीचे आना चाहिए, उसको नीचे रहना चाहिए था? क्यों हिंदुस्तानी आदमी को या विपक्षी पार्टियों को अडानी की अपराइज से फक्र महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, जब अडानी नंबर 2 पर गए थे तो मुझे लगता है पूरे देश ने फख्र महसूस किया था। उस वक्त आप देखिए, उस लोगों के ट्वीट देखिए, और हम सब ने कि अच्छा लगा था। सवाल उससे किसी को एतराज नहीं है। अब मान लीजिए कोई खिलाड़ी है जो ओलंपिक का पदक जीत रहा भारत का, और डोपिंग में पकड़ा जाए तो क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? पदक जीत रहा, फख्र है हमको, लेकिन अगर डोपिंग में पकड़ा जाए वो, तो हम उसको उस पर तो जांच की मांग होगी ना। तो सवाल ये है, तो अभी डोपिंग कहाँ साबित है? नहीं, हिंडनबर्ग डोपिंग जैसा ही तो है ना भाई, ओवर प्ले करना। अब मैं उसकी मेरिट में नहीं जा रहा हूँ। आरोप लगता है ना डोपिंग का जब किसी पर, तो जांच होती कि नहीं होती है। तो ऐसे ही आरोप लगा हिंडनबर्ग के, एक भी उसका जवाब तो दिया नहीं उन्होंने। हाँ, राष्ट्रवाद की आड़ में छिप गए आप, तो राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, लेकिन राष्ट्रवाद की आड़ में फिर आप उस डोपिंग खिलाड़ियों को नहीं छिपाते, उसको भी बिल बचाइए। तो ये दोनों चीजें अलग अलग करके देखनी चाहिए। ऐसा नहीं है अडानी जो भी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसका साधुवाद है, उसके लिए ताली बजाई जानी चाहिए। अगर उन्होंने देश में जहां जहां काम किया उसकी ताली बजाई जानी चाहिए। लेकिन मुद्रा एयरपोर्ट पर अगर 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जाएगी तो इसलिए थोड़ी छोड़ दी जाएगी कि अडानी जी का एयरपोर्ट है, पकड़ी जाएगी, उस पर कार्रवाई होगी।
होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी? वो भी तो अगर बार बार, और एक बार नहीं, बार बार पकड़ी जाएगी, कई बार पकड़ी जाएगी, वहीं क्यों पकड़ी जाती, बाकी जगह क्यों नहीं पकड़ी जाती? तो ये सारे सवाल, एजेंसी एक्टिव होंगी इसलिए पकड़ लेती नहीं अच्छी बात है, ऐसे देखिए नहीं नहीं सवाल ये तो इसका दूसरी एजेंसी क्यों नहीं एक्टिव है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, फिर काउंटर सवाल है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा कहने का है, अडवाणी जी के बिजनेस से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बीपी सिंह के जमाने में धीरू भाई अंबानी का भी ऐसा ही मामला था, उनको लेकर भी विपक्ष हल्ला मचाता था। रेणु जी को याद है, हम लोगों को याद है, हम लोग उस वक्त बहुत एक्टिव रिपोर्टिंग करते थे, और तब धीरू भाई की स्थिति वही थी जो आज अडानी जी की है। और तब कांग्रेस पे चार्ज लगता था, प्रणब मुखर्जी, राजीव गांधी की, अंबानी की जो है, और उधर से नस्लीवाड़िया का मसला था। वो सारी चीजें हम लोग इतिहास में देख चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे अंबानी स्टेब्लिश हो गए। आज अंबानी पे मतलब राहुल गांधी बोल देते हैं अडानी अंबानी, लेकिन नॉर्मली अंबानी पे कोई नहीं बोला, मुकेश अंबानी पे तो, लेकिन अब उनका कोई ऐसा पकड़ा भी नहीं गया, कोई मुकेश अंबानी की रिपोर्ट भी नहीं आई, नहीं ऐसा कोई पकड़ा भी नहीं गया, कोई रिपोर्ट आ गई हो कि अंबानी ने अपने शेयर्स को इतना ज्यादा वो किया हो, या शेल कंपनियों का पैसा, कुछ आया नहीं है, तो क्या बोले कोई किसी पे। तो अगर आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आई होती मान लीजिए, या इस तरह की चीजें सवाल, तो अगर राहुल गांधी उठाते भी रहते तो सवाल नहीं उठते। मैं फिर भी कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं आज भी अडानी जी को निर्दोष मानता हूं हर मामले में, लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं तो उसमें एक निष्पक्ष जांच कराने की क्या दिक्कत। भाई जांच नरसिम्हा राव की हुई है जीएमएम में, देश के प्रधानमंत्री थे, बोफोर्स की जांच हुई है, राजीव गांधी का उसमें थे, ये आपका जेपीसी बैठी 2G पर मनमोहन सिंह के जमाने में। तो जांच से कोई भी सरकार हो, और बेहतर है, मैं तो कहता हूं इससे, जो अभी अवधेश जी ने कहा कि अडानी जी का मामला उठाने पर भाजपा का वोट बैंक और सीटें बढ़ेंगी, तो ये तो बहुत अच्छा है। सरकार को चाहिए कि अडानी जी को मामला उठाने दे राहुल गांधी को, ताकि सीटें बीजेपी की बढ़ें, ताकि बीजेपी की 303 से 403 हो जाए। मतलब ये तो मतलब भाई मतलब ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए उसके बजाय छिपने के, या उससे बचने के, या उसको अनदेखा करने के, पार्टी को चाहिए कि उस पर वो करे। प्रवीण बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार मुद्दा है बहुत बड़ा, पर भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्ष इस वक्त बिल्कुल, मैं प्रवीण से सहमत हूं 100%। भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने का अधिकार न लालू यादव को है, न ममता को है, न केजरीवाल को है। ये अधिकार है हेमंत विश्व शर्मा को, ये अधिकार है शुभेंदु अधिकारी को, ये अधिकार है मुकुल राय को, ये अधिकार है जो है तमाम एकनाथ शिंदे को, या उनके साथ जो आ गए हैं विधायक, उनको अधिकार है। लेकिन इन लोगों को, केजरीवाल को अधिकार नहीं है क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में है, ममता बनर्जी को अधिकार नहीं क्योंकि उनके मंत्री का छापा पड़ा, 50 करोड़ बरामद हुए। वहां कर्नाटक वाले को अधिकार है, जिसको लोकायुक्त ने पकड़ा, उनको अधिकार है भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने का। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लोग बटे हुए हैं। बोलना चाह रहा हूँ नहीं, एक तो ये पहले की देखिए, विनोद जी क्या है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है कि इनके कहने से मुझे कुछ बोलने को मिल जाता है, तो वैसे भी इनसे हम सीखते रहते हैं। अब इन्होंने कहा लोकायुक्त वाला, लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक के बेटे को पकड़ लिया, वो जेल गया। भ्रष्टाचारी भाजपा विधायक को भागना पड़ा, वो भगोड़ा हो गया। आपने देश में एक भाजपा का प्रदर्शन देखा क्या? कहीं देखा क्या? दर्शकों को आपके सुनना चाहिए। लेकिन जैसे ही उधर होता है धरना प्रदर्शन, भ्रष्टाचारी उंगली पार्टियां करती, डिफरेंस है। फिर आप आइए, कहते हैं कि क्या जेपीसी होनी चाहिए? बिल्कुल जेपीसी होनी चाहिए थी। विपक्ष को अड़ना चाहिए था कि हम जेपीसी से कम पे नहीं मांगे, लेकिन कौन गया था कोर्ट? कांग्रेस नेता। आप सर्वोच्च न्यायालय गए, राफेल के मामले में पिटे। राफेल में तो अमेठी में जो बोल दिया था, माफी तक मांगनी पड़ेगी, चौकीदार चोर है, सबने कह दिया मैं चौकीदार। अब 3 चीजें होती हैं, देश के लोगों को जानना चाहिए, जिससे थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो। हम लोग ये हवाबाजी वाली बात तो करते रहेंगे। 3 तरह से किसी तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों पर बात होती है। पहला, क्या जिस पर आरोप है उन कंपनियों की तरफ से क्या रिस्पांस आया? LIC, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब ने अपनी बैलेंस शीट जनता के सामने रख दी। दूसरा, नियामक देश के क्या कह रहे हैं? सेबी ने कहा हम इस पर जांच करेंगे, कोई मैनिपुलेशन हुआ है, कोई ओवर जिसको कहें कि भाव बढ़ाए गए हैं, हम उसको करेंगे। तीसरा क्या है? सरकार को जवाब देना चाहिए, सरकार इसीलिए चुनी जाती है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने अडानी के मामले पर दूसरे दिन ही बयान दिया, डिटेल में बताया। फाइनेंस सेक्रेटरी के ऊपर कौन होता है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है। निर्मला सीतारमण ने इस मामले में बताया और कहा कि सरकार का काम एक कंपनी पर बयान देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये बता रहे। अब इसके बाद और कौन सी बात होनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अडानी सुनना है? क्या मूल मुद्दा यह है? तो आप राजनीति जानते हैं, तो नरेंद्र मोदी भी तो वही तो राजनीति के खिलाड़ी है, करिए राजनीति। अवधेश जी, क्या जेपीसी होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है
और नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी? नहीं, हमारे देश में जेपीसी जितने भी बने हैं, आपको याद है बोफोर्स से लेकर के 2G तक, उन जेपीसी का क्या हश्र हुआ है। जेपीसी इस देश में ज्यादातर, क्योंकि उसमें तो बोफोर्स के समय तो सारे विपक्ष ने इस्तीफा दे दिया था संसद से, विपक्ष विहीन संसद चलाने की स्थिति पैदा हुई थी। जेपीसी का कोई कंक्लूजन इस देश में कभी आया नहीं है, पॉलिटिकल संघर्ष का विषय बना है। एक बात। दूसरी बात कि जेपीसी के लिए एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखिए, अगर किसी रिपोर्ट में गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार की उंगली है, गवर्नमेंट के खजाने से भ्रष्टाचार की उंगली है, तो जेपीसी तो उस मायने में फिर होना चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में केवल, मैं फिर कह रहा हूं, हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट आप देख जाइए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में केवल उस काल का वर्णन है इसके आगे बढ़ने का, केवल उसमें मान लीजिए किसी कंपनी ने सेल कंपनी, गवर्नमेंट पर करप्शन का कोई चार्ज उसमें नहीं है। तीसरी बात अच्छा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, और जब तो इन्होंने जवाब दे दिया, मैं भी बोलना चाह रहा था वही कि भाई जब आप सुप्रीम कोर्ट से भी करवा लोगे, वहां भी कमेटी बनवा लोगे, जेपीसी भी बनवा लोगे, सेबी भी करवा लोगे, ये नहीं चलेगा। मूल बात यह है, देखिए मेरा अपना मानना है कि इस देश का उद्योगपति और व्यापारी नियमों के अनुसार काम करता है तो सरकार को उसको हर तरह का नियम कानून के अंतर्गत संरक्षण देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो सभी और अगर उसको गलत तरीके से फंसाने की कोशिश भी होती है तो सरकार का उत्तरदायित्व बनता है कि अपने स्तर से आंतरिक जांच करा के, गड़बड़ी नहीं है उसके साथ खड़ा होना। अगर सरकार इससे पीछे हटती है तो सरकार दूसरे उद्योगपतियों को भी हतोत्साहित करती है। मैं फिर आपको पिछली बार भी कहा था, हमारे देश के इतना डिस्क्रेडिटेड, साख विहीन, विश्वासहीन विपक्ष और दिशाहीन विपक्ष मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया में नहीं देखा जाएगा। जो इशू नहीं होना चाहिए आप उसको इशू बनाने की कोशिश करते हैं। और अंतिम बात रेणु जी पर मैं बता रहा हूं, जॉर्ज सोरोस दुनिया में ऐसा खतरनाक जो है फाइनेंशियल गुरु है, टेररिस्ट गुरु, उसके नाम पर उसको महाथिर मोहम्मद ने कहा ही फाइनेंशियल टेररिस्ट। 1997 में पूरी ईस्ट एशिया का क्राइसिस अकेले जॉर्ज सोरोस ने पैदा कर दिया, सारे देश लड़खड़ा गए थे, ब्रिटेन के बैंक को कर दिया था। और जो इजिप्ट से लेके वहां तक का क्राइसिस हुआ उसमें वो तो बच गया था क्योंकि उसको एक लॉबी है, नहीं तो लेहमन ब्रदर्स से लेके और 2008 के क्राइसिस में उसका नाम आता है। एक आखिरी सवाल, हाँ या ना में जवाब, छोटे से छोटा सा, वक्त की कमी हो रही है, मैं पीछे आ रहा हूं। उसके बाद, क्या राहुल गांधी को सस्पेंड किया जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी को हाउस से बाहर निकालने का वक्त आ गया है कमेटी बना के? देखिए ऐसा है कि मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने जो कुछ भी किया है उनको संसद रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत के व्यवस्था में ये आसान नहीं है, इसलिए वो संसद में रहेंगे। बल्कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि ये सरकार मेरी बात नहीं सुनने या बोलने नहीं दे रहा है, माइक बंद कर दिया जाता है, तो जैसे उन्होंने 3570 किलोमीटर की यात्रा की, स्वयं त्याग पत्र देके और जनता के बीच जाना चाहिए उनको। आखिरी पॉइंट जयदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हल क्या है इस पूरे मसले का? संसद के पूरा एक हफ्ता निकल गया है, कैसे आगे देश चलेगा, देश संसद चलेगी? बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी। संसद में जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए और इन मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए दोनों ही पक्षों द्वारा। और जो आपने पूछा था कि उनको संसद से निलंबित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अवधेश जी ने भी कहा, देखिए जापान ने बहुत अच्छा उदाहरण कायम किया। मुझे लगता है हिंदुस्तान को वहां से एक सबक जरूर ले लेना चाहिए कि जो संसद में गया ही नहीं, जीरो उपस्थिति थी, वो यूट्यूबर था, सांसद बन गया और उसकी जीरो उपस्थिति पे उसको संसद से निष्कासित कर दिया गया था। तो ज्यादा बेहतर अनुशासन इस तरीके से कायम होगा कि जो लोग उपस्थित नहीं होते हैं, क्रियाशील नहीं होते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, संसदीय कार्रवाई में भाग नहीं लेते, उनको जरूर निलंबित कर दीजिए। लेकिन इन मुद्दों पर आपस में मिलकर बात कर लीजिए। मुझे लगता है कि अगर अडानी पर बहस चाहते हैं, देखिए इसके भी, देखिए संसद नहीं चलेगी तो देश का नुकसान होगा। आपस इसलिए जरूरी है कि हम पत्रकार के रूप में ना सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं ना विपक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं। हमें संसद की तो हमको संसद की कार्रवाई को ठप होते हुए देखना। जितनी भी बार संसद की कार्रवाई ठप हुई है, हमने हमेशा अपने अखबार में, अपने वेबसाइट पर आंकड़े दिए कि कितने करोड़ों का नुकसान प्रतिदिन का होता है। मुझे लगता है कि संसद की कार्रवाई ठप होना अपराध है और इस अपराध को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को भुगतना चाहिए। संसद की कार्रवाई ठप, अभी तक तो यह बात सामने आती थी कि संसद की कार्रवाई नहीं होने से इतने करोड़ का नुकसान हुआ और इतने विधेयक पास होने से यह फायदा हुआ, उस पर ध्यान देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे किसी भी मुद्दे पर संसद ठप हुई हो, उसका हल निकलना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो दूरी बनी है वो विरोध न होकर वो शत्रुता में बदल गई है। वो स्थिति बदलनी चाहिए। जो संवाद विपक्ष के शीर्ष नेताओं और सत्ता पक्ष के शीर्ष नेताओं के बीच में हुआ करता था, वो उसकी बहुत बड़ी कमी है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष
या जो भी हो, उनके बीच में लगातार संवाद रहे, या गृह मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री लगातार संवाद रहे, तो इन स्थितियों से बचा जा सकता है। ये संसदीय लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। और कई बार ऐसे मुद्दे आए हैं कि अटल जी प्रधानमंत्री थे, सीधे सोनिया गांधी से उनकी बात हुई, मामला सुलझा, मनमोहन सिंह के टाइम में भी सुलझा, नरसिम्हा राव के टाइम में भी सुलझा, राजीव गांधी के टाइम में सुलझा। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो स्थिति है इसको बदलना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी है, विपक्ष की भी है। बहुत ही खूबसूरत बात की विनोद जी ने। कार्यक्रम के आखिर में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो विपक्षी विरोधी पार्टियां हैं, इनके बीच में ना राहुल गांधी के समय में इनके बीच में विरोध होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद इसीलिए शत्रुता नहीं, वो विरोध था वो भाई। मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, दोनों को तुलना नहीं कर सकते। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि संसद चले, और संसद चलने के लिए जो भी कदम जरूरी हैं दोनों तरफ से वो उठाए जाने चाहिए। राहुल गांधी निलंबित हो नहीं हो ये लोकसभा स्पीकर तय करेंगे। हम लोग केवल अपनी राय जाहिर कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं, और हमारी राय उस फैसले पर कतई भी भारी नहीं पड़ सकती, क्योंकि अंत में स्पीकर को तय करना है। देश में चुनावी माहौल है और इसीलिए ये मामला इतना गरमाया जा रहा है। अब 1 साल का कम वक्त बचा है। अगले साल इस महीने में, मार्च के महीने में चुनाव पूरी शबाब पे होगा। हो सकता है कि पहले चरण का मतदान भी हो गया हो जब हम इस तारीख को बात कर रहे हैं। इस हद तक देश में चुनावी माहौल है। इसीलिए राहुल गांधी के मामले को उठाना, राहुल गांधी को घेरना, ये बीजेपी को सूट करता है, और बीजेपी को घेरना कांग्रेस को सूट करता है। तो ये तो चलता रहेगा। और खबरों के खिलाड़ी से हर खबर की सही सटीक विश्लेषण आपको सिर्फ अमर उजाला पर मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।